नमस्कार साथियों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन वंदन। हम आज हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कवयित्री, गद्य लेखिका, छायावाद की आधार स्तंभ महादेवी वर्मा की एक गद्य रचना अतीत के चलचित्र को लेकर चर्चा करेंगे। महादेवी वर्मा जहाँ एक और उत्कृष्ट कवयित्री रही हैं, वहीं उससे भी कहीं अधिक सुंदर उन्होंने गद्य रचनाओं की रचना की है। यद्यपि महादेवी जी ने कोई कहानियाँ, उपन्यास आदि की रचना नहीं की, पर उन्होंने तत्कालीन जो एक नवोदित रूप में गद्य विधाएं प्रचलन में आ रही थी, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज आदि, उनको केंद्र में रखते हुए अनेक संस्मरणों की, रेखा चित्रों की रचना की। स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, ये उनकी संस्मरणात्मक रेखा चित्र कहे जाते हैं। इसमें से पथ के साथी और स्मृति की रेखाएं, इन पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आज हम उनकी दूसरी जो गद्य रचना है, जिसे हम संस्मरणात्मक रेखा चित्र कह सकते हैं, वे है अतीत के चलचित्र। ये रचना 1941 में प्रकाशित हुई। इसमें 11 संस्मरणात्मक रेखा चित्रों का उत्कृष्ट संग्रह है। पहला संग्रह रामा है। यद्यपि वह 1920 में प्रकाशित हुआ, परंतु उसके पश्चात की जो अन्य 10 संस्मरण हैं, वे 1933 से 1939 तक रचित की हैं और ये महादेवी वर्मा की उत्कृष्ट गद्य शैली का जीवंत रूप प्रस्तुत करते हैं। महादेवी वर्मा ने इन सभी रेखा चित्रों में, चाहे वे स्मृति की रेखाएं हम देखते हैं, अतीत के चलचित्र देखते हैं, उन प्राणियों को, उन मनुष्यों को केंद्र में रखा है जो समाज में उपेक्षित, वंचित, असहाय प्राणी रहे हैं। समाज में जिनकी उपेक्षा निरंतर होती रही, जो आर्थिक शोषण का, सामाजिक शोषण का शिकार रहे हैं। परिवार में भी, समाज में भी उनकी सदैव उपेक्षा ही रही। ऐसे असहाय पात्रों को केंद्र में रखते हुए उन्होंने अतीत के चलचित्र की भी रचना की है। अधिकांशतः नारी पात्र हैं। नारियों के जीवन की जो यातनापूर्ण उनका जीवन है, जो उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में अनेक कष्ट सहे, उसका एक सजीव चित्र वे प्रस्तुत करती हैं। महादेवी वर्मा ने इस संग्रह में उन 11 व्यक्तियों के जीवन से संबंधित शब्द चित्रों को प्रस्तुत किया है जो महादेवी के चिंतन और उनकी संवेदना को एक नई दृष्टि प्रदान करते हैं। लेखिका ने अपने जीवन की अनेक कटु मधुर स्मृतियों को संजो कर रखा है, जिन्होंने उनके जीवन में एक स्थायी स्थान बना लिया है। और उन स्मृतियों को केंद्र में रखते हुए, उन पात्रों को केंद्र में रखते हुए इन रेखा चित्रों की रचना, इन शब्द चित्रों की रचना महादेवी जी करती हैं। अब हम बात करें कि उनकी इस रचना का उद्देश्य क्या है, उन्होंने क्यों ये संस्मरण लिखे। तो कोई ना कोई रचना के पीछे उद्देश्य अवश्य रहता है। प्रकाशन करना, मनोरंजन करना उनका उद्देश्य नहीं रहा, पर जो उनकी स्मृतियों में, उनके चिंतन में एक संवेदना के स्तर पर जो पात्र छाए हुए थे, तो उनकी स्मृतियों को अधिक समाज तक पहुंचाने के लिए, पाठकों तक पहुंचाने के लिए और उस स्मृति को स्थायी रूप प्रदान करने के लिए वह इन संस्मरणों की रचना करती हैं। इस अतीत के चलचित्र की भूमिका में ही 2 शब्द में वे इस बात को स्पष्ट भी कर देती हैं कि जब समय अपनी तूलिका फेर कर इन अतीत चित्रों की चमक मिटा दे, तब इन संस्मरणों के धुंधले आलोक में मैं उन्हें फिर पहचान सकूं। कि समय के साथ साथ धीरे धीरे हमारी जो स्मृतियों में विभिन्न घटनाएं, विभिन्न स्थितियां, विभिन्न पात्र होते हैं, वे धुंधले होने लगते हैं, उनकी चमक कम होने लगती है। तो उनको हम फिर से पहचान सकें, फिर उनकी स्मृति को याद कर सकें, इसलिए वे अपनी रचनाओं का
केंद्र में उन पात्रों को रख रही है। और इन संस्मरणों के जो आधार पात्र हैं, चाहे वे रामा है, चाहे वो बिंदा है, बिट्टो है, बालिका माँ, लक्ष्मा आदि जो पात्र हैं, उनका आधार कोई प्रदर्शन करना नहीं है। महादेवी स्वयं स्पष्ट करती हैं कि इनके आधार प्रदर्शन की वस्तु ना होकर मेरी अक्षय ममता के पात्र रहे हैं। उन्हें दूसरों से आदर मिल सकेगा, इसकी परीक्षा से प्रतीक्षा रुचिकर जान पड़ी। महादेवी जी के व्यक्तित्व को, उनके जीवन को तो इन पात्रों ने प्रभावित किया ही। इन पात्रों के प्रति उनके मन में करुणा का, दया का, ममता का भाव जागृत हुआ और वे चाहती थी कि जैसे मेरे मन में इन पात्रों के प्रति संवेदना जागृत हुई है, उसी तरह से इन पात्रों के विषय में जानकर पाठक वर्ग भी उन्हें उसी प्रकार से आदर कर सके, उनके मन में भी इन पात्रों के प्रति संवेदना जागृत हो सके। ये उनका इस रचना के पीछे मुख्य उद्देश्य रहा है। अब कोई भी कवि जब रचना करता है तो मनोरंजन का उद्देश्य नहीं होता। मनोरंजन तो स्वतः एक हो ही जाता है, परंतु कहानी को पढ़ते हुए एक मनोरंजन, एक कौतूहल, एक जिज्ञासा का भाव जागृत होता है। पर जब हम किसी अपने संपर्क में आए हुए व्यक्ति के विषय में, उनकी जीवन की यातनाओं के विषय में, उनके संघर्षों के विषय में जानते हैं या हम दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो उसका उद्देश्य ना तो प्रदर्शन होता है और ना ही मनोरंजन होता है। कि यदि सामने सुनने वाला या पाठक उस रचना को मनोरंजन की दृष्टि से पढ़ता है या अपने कौतूहल की शांति के लिए, जिज्ञासा के शमन के लिए पढ़ता है, तो महादेवी जी लगता है कि फिर उन्होंने इस रचना को प्रकाशित करा के अन्याय, उन पात्रों के साथ अन्याय ही किया है। वे कहते हैं कि उनसे पाठकों का सस्ता मनोरंजन हो सके, ऐसी कामना करके मैं इन क्षत विक्षत जीवनों को खिलौनों की हाट में नहीं रखना चाहती। कि जिन पात्रों को केंद्र में रख करके उन्होंने संस्मरणों की रचना की है, उनका जीवन सहज सरल जीवन नहीं रहा है, उनका जीवन क्षत विक्षत रहा है। समाज के, परिवार के अनेक प्रहारों को सहन करते हुए ये पात्र जिस जिजीविषा के साथ आगे बढ़े हैं, संघर्षों का सामना किया है, तो उनके उन संघर्षों को पाठकों के सामने लाना मेरा उद्देश्य है। यदि इन अंधूरी रेखाओं और धुंधले रंगों की समष्टि में किसी को अपनी छाया की एक रेखा भी मिल सके तो यह सफल है। क्योंकि जिन पात्रों के विषय में महादेवी जी ने लिखा है, हमें पढ़कर लगता है कि ये पात्र तो हमारे समाज में, हमारे आसपास के ही हैं। कोई पात्र ऐसा लगता है जैसे हमारे घर में कोई काम करने वाला है, धोबी है, घर का काम करने वाली है, या आसपास समाज में रिक्शा चलाने वाला कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति है। इस तरह की अशिक्षित, अपने संघर्षों से संघर्ष करती हुई स्त्रियां हैं। तो इस तरह के पात्र हमें अपने जीवन के आसपास समाज में दिखाई देते हैं। तो उन पात्रों की छाया की एक रेखा भी यदि पाठकों को मिल सके तो मेरा ये रचना करना सफल है। अन्यथा अपनी स्मृति की सुरक्षित सीमा से इसे बाहर लाकर मैंने अन्याय ही किया है। कि पाठक इन रचनाओं को एक मनोरंजन की दृष्टि से, एक कौतूहल जिज्ञासा की दृष्टि से पढ़ेंगे तो ये रचना उनके लिए नहीं है। ये रचनाएं हमारे चिंतन को, हमारी कल्पना को, हमारी संवेदना को कहीं जागृत कर देने वाले हैं। तो इसलिए महादेवी जी ने इन समाज के उपेक्षित पात्रों को केंद्र में रखते हुए इस रचना की
इस रचना का लेखन किया है। जहाँ तक हम इस रचना के प्रतिपाद्य की बात करते हैं तो इस संस्मरण के माध्यम से, इन संस्मरणों के माध्यम से महादेवी जी ने अपने समय के समाज की विभिन्न समस्याओं को प्रस्तुत किया है। ऐसा नहीं है कि वे समस्याएं केवल उन्हीं के समय समाज में थी। हम देखते हैं कि आज भी समाज में ये समस्याएं ज्यों की त्यों हैं। तो उन विभिन्न सामाजिक समस्याओं को प्रस्तुति प्रदान की है इस रचना के माध्यम से। नारी जीवन की शोषण पर आधारित यातनामयी स्थिति का वर्णन है। उनकी आर्थिक विपन्नता, आर्थिक शोषण, अशिक्षा के कारण उन्हें समाज में जिस तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, जिस तरह से शोषण का शिकार बनना पड़ता है, उसका चित्रण किया है। सामाजिक वैषम्य को दिखाया है। एक और संपन्न वर्ग अपनी संपन्नता के नशे में चूर है, तो दूसरी ओर निर्धन वर्ग विपन्न है और जो उन धनिकों के शोषण पर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। समाज के ठेकेदारों की निर्ममता का, उनकी स्वार्थपरता का चित्रण किया गया है। समाज में जिस तरह से रूढ़िवादिता है, जिस तरह से अंधविश्वास प्रचलित है, उनको उजागर किया गया है। और सबसे बड़ी समस्या जो उस समय समाज में थी और जो नारियों के लिए एक अभिशाप बन गई थी, उसका वर्णन महादेवी जी ने इस संस्मरणात्मक कृति में किया है। वे समस्या है बाल विवाह की और बेमेल विवाह की। 8 वर्ष की, 9 वर्ष की, 11 वर्ष की अबोध बालिका का विवाह हो जाता है और विवाह के 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद वो विधवा हो जाती है। तो विधवा हो जाने के बाद कैसे समाज उनको अशुभ मानता है, किस तरह से समाज उनका शोषण करता है, तो वे अबोध बालिकाएं कैसा जीवन जीने के लिए विवश हो गई हैं, इसका चित्रण वे करते हैं। और बेमेल विवाह, 12 वर्ष 14 वर्ष की कन्या का एक 54 वर्षीय वृद्ध के साथ विवाह कर दिया जाता है और बाल विधवा हो चुकी है और फिर उसके पश्चात परिवार वाले भी उनको रखने के लिए तैयार नहीं है और उसका ज़बरदस्ती बेमेल विवाह कर दिया जाता है। तो इस तरह की समस्याओं को केंद्र में रखते हुए महादेवी जी ने इस अतीत के चलचित्र की रचना की है और इनको पढ़कर हमारे भीतर भी एक करुणा का भाव, संवेदना का भाव, एक सामाजिक चेतना जागृत होती है। जिस सामाजिक चेतना को जगाने का एक सद उद्देश्य लेकर के महादेवी जी ने इस अतीत के चलचित्र के सृजन किया है, वह संवेदना पाठकों के मन में जागृत होती है। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं तो महादेवी जी अब जिस उद्देश्य को लेकर के इस रचना को लिखती हैं, वे उद्देश्य कहीं हमें पूर्ण होता हुआ भी दिखाई देता है। इसमें 11 संस्मरण है और जो सबसे पहला संस्मरण है वे रामा का है और इस संस्मरण की रचना महादेवी जी ने 3 जुलाई 1920 में की। रामा से जुड़ी महादेवी जी की जो बाल्यकाल की अनुभूतियां हैं, उनका एक सजीव चित्रण वे प्रस्तुत कर देती है। रामा कौन है? एक बुंदेलखंड का ग्रामीण बालक है, विमाता के अत्याचारों से संत्रस्त है। उसकी सौतेली माँ इतना पीड़ित करती हैं तो वो घर छोड़ करके चला आता है और इंदौर में जहाँ माँ देवी जी का घर था, वहाँ माँ देवी जी की माता जी से आकर मिलता है और उन्हें अपने यहाँ नौकर रखने के लिए कहता है। और उन माँ देवी जी का परिवार संपन्न परिवार रहा है और उनके परिवार में विभिन्न नौकर चाकर प्रारंभ से ही रहे। तो परंतु इनकी माता जी इतनी उदार हृदया थी कि वह रामा की पीड़ा को देख करके उसे अपने यहाँ नौकर रख लेती हैं, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या काम दे। और फिर वे अपने तीनों बच्चों की, माँ देवी जी सबसे बड़ी थी और इनसे छोटे इनके 2 छोटे बहन भाइयों की, तो उनको खिलाना पिलाना सुलाना, उनकी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करना, तो ये
बच्चों की जिम्मेदारी इस रामा को दे देती है और यही रामा नौकर से अधिक फिर परिवार का सदस्य बन जाता है। किस तरह से वो बच्चों को बड़ा प्रेम करता है, उन्हें खेल खेल में खाना खिलाता है, नहलाता है, उनको उनके घोड़ा बन करके उनको सवारी भी करता है, रात को कहानियाँ सुनाकर सुलाता है। तो इस तरह से महादेवी जी रामा से जुड़ी हुई जो विभिन्न अनुभूतियाँ थी उसका चित्रण इस रामा में करती है। महादेवी जी शब्द चित्र प्रस्तुत करने में कुशल रही हैं। वे व्यक्तित्व का इस तरह से वर्णन करती हैं कि हमारे सामने पूरा एक चित्र प्रस्तुत हो जाता है। रामा का भी व्यक्तित्व वे प्रस्तुत करती है, कैसा उसका मुख की आकृति है, कैसे उसकी वेशभूषा है, देखने में वे कैसा लगता है, एक साधारण एक कुरूप व्यक्ति लगता है, परंतु उसका जो व्यवहार है, उसकी जो सेवा परायणता है, उसके भीतर जो कर्तव्य परायणता का गुण है, जो उसके स्वभाव में निश्चलता है और अपने स्वामी के प्रति उसके मन में जो कृतज्ञता का भाव है, वे महादेवी जी को इतना समय बीत जाने के बाद भी आज भी याद रहता है। बचपन की वे सारी स्मृतियाँ उनकी आंखों के सामने एक चित्र के समान प्रस्तुत हो जाती हैं। तो रामा के व्यक्तित्व की जो विशेषता सेवा परायणता है, इसके विषय में वे महादेवी जी कहती हैं कि बीमारी के संबंध में रामा से अधिक सेवा परायण और सावधान व्यक्ति मिलना कठिन था। एक बार जब छोटे भाई के चेचक निकली, तब वे शेष को लेकर ऊपर के खंड में इस तरह रहा कि हमें भाई का स्मरण ही नहीं आया। रामा की सावधानी के कारण ही मुझे कभी चेचक नहीं निकली। एक संक्रामक रोग है और घर में एक को होता है तो उसके साथ दूसरे बच्चों को होना, परिवार के अन्य सदस्यों को होना भी स्वाभाविक हो जाता है, परंतु रामा की सावधानी के कारण, उसकी सेवा परायणता के कारण महादेवी जी कहती हैं कि मुझे चेचक नहीं निकली। इसी तरह से महादेवी जी एक अन्य प्रसंग भी बताती हैं कि किस तरह से उनके कान के पीछे कनपेड़ा जो एक बीमारी होती है वे हो जाती है, जिसके कारण उनके कान के आसपास पूरी सूजन आ जाती है और उससे बुखार भी हो जाता है। तो रामा ग्रामीण व्यक्ति था और गांव में जिस तरह से कनपेड़े का इलाज किया जाता है, उसी तरह से रामा ने भी दिन रात एक करके महादेवी जी की जो बचपन में ही उनकी इतनी सेवा की और उनके वे कान का जो रोग था वो ठीक हो जाता है। और उनके रोग को ठीक करते करते स्वयं रामा को वही कान का रोग हो जाता है और फिर डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज कराया जाता है। तो इस तरह से रामा कैसा कर्तव्य परायण और उसके जीवन से जुड़ी हुई अनेक छोटी बड़ी घटनाओं का चित्रण इस संस्मरण में महादेवी जी प्रस्तुत करती हैं कि कैसे मेले में गए और मेले में जा कर के महादेवी जी उनका रामा के बार बार मना करने पर भी वे उनका हाथ छोड़ देती है और अलग हो जाती है और फिर किसी हलवाई की दुकान पर बैठ जाती है और वहाँ उनकी प्रतीक्षा करती है। और रामा ढूंढते ढूंढते जब परेशान हो जाता है और वहाँ आकर के ढूंढता है और उसकी आंखों से कैसे आंसुओं की अविरल धारा बह निकलती है। तो अनेक प्रसंगों को रामा किस तरह से विभिन्न उदाहरणों से, विभिन्न दृष्टांतों से बच्चों के बाल मन को प्रभावित करता चला जाता है, इसका वर्णन महादेवी जी ने बड़े ही एक रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। और वही रामा विवाह करने के बाद जब अपनी पत्नी को लेकर के आता है और फिर वह उतनी सेवा, उतनी अपने कर्तव्य परायणता नहीं दिखा पाता, क्योंकि पत्नी के प्रति, अपने परिवार के प्रति भी उसकी एक जिम्मेदारी हो जाती है। और वही रामा जब चला जाता है तो इतने समय के बाद भी महादेवी जी के मन में जो बाल्यकाल की स्मृतियां हैं वे साक्षात हो जाती हैं और उन्हें प्रस्तुत करती हैं। इसी तरह से दूसरा संस्मरण है भाभी। ये 1933 में रचित एक 19 वर्षीय मारवाड़ी बाल विधवा का चित्र है। मारवाड़ी समाज में किस तरह से बाल विधवाओं को
पीड़ित किया जाता है, उन्हें यातनाएं दी जाती है, उसका एक साक्षात चित्र प्रस्तुत किया जाता है। पारिवारिक अत्याचारों से पीड़ित, प्रतिबंधित जीवन जीने के लिए अभिशप्त एक नारी का चित्रण इस संस्मरण में हमें देखने को मिलता है। महादेवी जी कहती हैं कि उस समाधि जैसे घर में लोहे की प्राचीर से घिरे फूल के समान वह किशोरी बालिका बिना किसी संगी साथी, बिना किसी प्रकार के आमोद प्रमोद के मानो निरंतर वृद्ध होने की साधना में लीन थी। 18 वर्ष की थी, उस कन्या का विवाह हो जाता है और 1 वर्ष के भीतर ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है। घर में केवल ससुर है और एक ननद है जिसका विवाह हो चुका है। वह कभी कभी आती है और जब जब उसकी वह ननद आती है तब इस बाल विधवा पर अनेक अत्याचार किए जाते हैं। उसको मारा पीटा जाता है, उसे शारीरिक और मानसिक दोनों यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। उसको घर से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं है और उसके ससुर बर्तन की दुकान पर बैठते हैं और दुकान के पीछे उनका घर है और उस घर में और दुकान के बीच में एक पर्दा लगा हुआ है और उस पर्दे में एक छेद है और उस छेद से वे बाल विधवा, वह युवती बाहर देखती रहती है। घर का काम समाप्त करके बस वे उस छेद के पास खड़ी हो जाती है और बाहर से आने जाने वालों को देखती रहती है। और तब महादेवी जी स्वयं 8 वर्ष की बालिका थी और विद्यालय पढ़ने के लिए जाती थी, तो उसी रास्ते से निकलती थी। उस पर्दे की में से झांकती हुई उन 2 आंखों को देखकर उनके मन में भी जिज्ञासा का, कौतूहल का भाव जागृत होता है। और एक बार वर्षा के समय में महादेवी जी उसी दुकान के सामने आकर के गिर जाती हैं और उनके कपड़े कीचड़ से भर जाते हैं और अचानक वो युवती घर से बाहर निकलती है और महादेवी जी को उठा करके अपने घर में ले जाती हैं। उसके कपड़ों पे जो कीचड़ लग जाता है उसे साफ वगैरह करती है। तो उसके बाद से महादेवी उनसे प्रतिदिन मिलने लगती हैं। तो आयु का अंतर अधिक था, वो 8 वर्षीय अबोध बालिका थी और वो 19 वर्षीय युवती हैं, परंतु उस युवती को कभी किसी से बात करने का अवसर नहीं मिलता था। तो वो उस महादेवी जी के साथ ही खेलने लगती हैं, उनसे बातें करने लगती हैं। और महादेवी जी एक बार उनके लिए एक सावन के महीने में जब तीज आती है तो एक रंगीन दुपट्टा बना करके ले जाती हैं और उन्हें उड़ा देती हैं और वे उनका ससुर और ननद देख लेते हैं और देखने के बाद जो उसको शारीरिक यातना देते हैं, इतना अधिक उसको प्रताड़ित करते हैं कि वे वहीं मूर्छित हो जाती है, बेहोश हो जाती है। और महादेवी बच्ची जो थी वो घबरा करके रोती हुई घर आ जाती है। तो उसका भी चित्र महादेवी इस भाभी में प्रस्तुत करती हैं। महादेवी उस युवती को भाभी कह करके संबोधित करती हैं। इस संस्मरण के माध्यम से महादेवी जी ने बाल विवाह के दुष्परिणाम को उद्घाटित किया है। इस रेखा चित्र के माध्यम से लेखिका ने समाज व्यवस्था में व्याप्त वैषम्य, शोषण, अवसरवादिता को उद्घाटित किया है। किस तरह से कन्याओं का शोषण किया जा रहा है, किस तरह से समाज में वैषम्य व्याप्त है। अपनी बेटी के लिए वो सभी सुख सुविधाएं लाता है और अपनी बहू के लिए उसको बाहर भी निकलने की आज्ञा नहीं है। तो जो सामाजिक व्यवस्था में वैषम्य है उसको प्रस्तुत करती है। और जब ननद और ससुर दोनों मिल करके उसे शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना देते हैं तो महादेवी जी उसका एक सजीव चित्र प्रस्तुत करती हैं। वे कहती हैं कि क्रूरता का वैसा प्रदर्शन मैंने फिर कभी नहीं देखा। बचने का कोई उपाय न देखकर ही कदाचित मैंने जोर जोर से रोना आरंभ किया, परंतु बच तो वे तब सकी जब मन से ही नहीं शरीर से भी बेसुध हो गई। 8 वर्ष की अबोध बालिका थी लेखिका उस समय और उन्होंने इस तरह से कब किसी को शारीरिक यातना देते हुए देखा ही नहीं था। और उस भाभी को जब वे इस तरह से प्रताड़ित होता हुआ देखती हैं तो वो कहती हैं
कि मैंने ज़ोर ज़ोर से रोना आरंभ कर दिया और वह युवती वे तो बिल्कुल बेसुध हो गई। और अंत क्या हुआ, उस ससुर की भी मृत्यु हो जाती है और उस युवती को समाज में किस प्रकार से एक अभिशप्त जीवन जीना पड़ता है, कैसे वो विवश हो जाती है। तो एक सामाजिक व्यवस्था पर पूर्ण रूप से व्यंग्य प्रस्तुत किया है माँ देवी जी ने। फिर सामाजिक धार्मिक जो अंधविश्वास है, जो समाज में कुरीतियाँ फैली हुई हैं, उन पर व्यंग्य किया है। भूख तो सभी को लगती है, जीवन यापन करने के लिए आहार तो बुनियादी आवश्यकता है, परंतु विधवा स्त्री के लिए 2 समय भोजन करना भी उचित नहीं है। वे एक ही समय भोजन करते थे। उसके लिए माँ देवी जी कहती हैं कि वृद्ध जो उस भाभी के ससुर थे एक ही समय भोजन करते थे और वह तो विधवा ठहरी। दूसरे समय भोजन करना ही ये प्रमाणित कर देने के लिए पर्याप्त था कि उसका मन विधवा के संयम प्रधान जीवन से ऊबकर किसी विपरीत दिशा में जा रहा है। कि यदि उस स्त्री को भूख लगती है और वे रात को भोजन करती है तो वह उसके लिए कलंक माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि वह संयम का जीवन व्यतीत नहीं कर रही है। इसी तरह से एक तीसरा चित्र है बिंदा का। बिंदा भी एक छोटी बालिका है जिसकी माता की बचपन में ही मृत्यु हो जाती है। 9 वर्ष की छोटी बालिका है और जो विमाता है, जो उसकी सौतेली माँ है, वो कैसे उस पर अत्याचार करती है। तो विमाता के अमानुषिक अत्याचारों का शिकार बनी नन्ही बालिका बिंदा का चरित्र प्रस्तुत किया गया है। लेखिका ने विभिन्न बिंबों और प्रतीकों द्वारा उसकी यातनाओं को एक मूर्त रूप प्रदान किया है। वे उसके लिए कहती हैं, उसके लिए एक बिंब प्रस्तुत करती हैं उस बिंदा के लिए, जिस तरह से वो घर के काम करती थी, दौड़ दौड़ के करती थी, धूप में भी, इतनी गर्मी में भी पैर जमीन पर जल रहे होते थे और वे उठाते हुए भागते हुए काम करती थी। तो उसकी तुलना पिंजरे में बंद चिड़िया से करती हैं। वे बिंब प्रस्तुत करती हैं कि कहीं से आहट होते ही उसका विचित्र रूप से चौंक पड़ना और पंडिताइन चाची का स्वर कान में पड़ते ही उसके सारे शरीर का थरथरा उठना मेरे विस्मय को बढ़ा ही नहीं देता था, प्रत्युत उसे भय में बदल देता था। और बिंदा की आंखें तो मुझे पिंजरे में बंद चिड़िया की याद दिलाती थी। और विमाता के अत्याचारों का दुष्परिणाम क्या हुआ, बिंदा को चेचक हो जाती है और उसे अकेले एक कमरे में छोड़ दिया जाता है मरने के लिए। कि नीचे के सुनसान खंड में बिंदा अकेली एक खाट पर पड़ी थी, आंखें गड्ढे में धंस गई थी, मुख दानों से भरकर न जाने कैसा हो गया था और मैली सी चादर के नीचे छिपा शरीर बिछौने से भिन्न ही नहीं जान पड़ता था। और इस तरह से सौतेली माता के अत्याचारों को सहन करते करते अंततः वे अपने प्राण गंवा देती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो एक विमाता के अत्याचारों का जो दुष्परिणाम एक दारुण अंत के रूप में जो बिंदा के साथ हुआ, उसे महादेवी जी इसके द्वारा प्रस्तुत करती है, बिंदा नामक संस्मरण के द्वारा। तो इस तरह से मित्रों, अभी हमने रामा, भाभी और बिंदा, इन 3 रेखा चित्रों की बात की है। शेष रेखा चित्रों पर हम अपने अगले व्याख्यान में बात करेंगे, उनकी चर्चा करेंगे और इन रेखा चित्रों के माध्यम से महादेवी जी पाठकों के भीतर किस संवेदना को किस रूप में जगाना चाहती हैं, इन संस्मरणों की क्या विशेषताएं हैं, इस पर भी बात करेंगे। आज की चर्चा अभी समाप्त करते हैं। धन्यवाद।